पहाड़ों पे अभी हाल ही फिलहाल में कौन होके आया है, या फिर हाल फिलहाल पहाड़ों पे? वाह क्या बात है, एक कहानी सुनाता हूँ। 2019 की बात है। मैं विपश्यना गया हुआ था। एनीवन नो अबाउट विपश्यना? विपश्यना इज अ मेडिटेशन सेंटर, ठीक है। सो विपश्यना में 7 days, 10 days, 30 days, 60 days, 90 days के कोर्सेज होते हैं। तो वहां पर एक इटालियन लेडी थी जिनको साउंड से प्रॉब्लम थी। साउंड से प्रॉब्लम थी एंड वो 60 डे के कोर्स में थी और मैं 10 डे के कोर्स में था। एक रात, क्योंकि हम शिमला में थे, शिमला का जो विपस्सना सेंटर है वो जो उनका रोहतांग पास है और जो हाईवे है उसके बहुत पास है। तो रात में बहुत आवाजें आती है क्योंकि यूजुअली वी यूज्ड टू ड्राइव इन नाइट्स एंड करते हुए, तो वैली में आवाजें गूंजती हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। मैं जिस कैंप में था, मेरे जस्ट कैंप के सामने वाले कैंप में वो जो इटालियन लेडी थी वो रुकी हुई थी। एंड वन डे शी सडनली स्टार्टेड शाउटिंग इन द मिड ऑफ द नाइट एंड आई डोंट नो व्हाई। किसी को कुछ नहीं पता था। हम लोग बाहर आए क्योंकि हम लोगों को शांत रहना पड़ता है पूरे उसमें विपस्सना के जो दौर होता है 10 दिन का। तो हमें, क्योंकि हम नोबल साइलेंस ना तोड़े, इसलिए वापस हमें अपने कमरों में भेज दिया गया। पूरा जब सेशन खत्म हो गया तो मैंने अपने जो मेरे जो मेंटर थे उनसे पूछा कि मेरे सामने जो इटालियन लेडी रहती हैं वो अभी नहीं है, क्या हुआ क्या हुआ ये साथ। तो कहते हैं, उन्होंने बताया कि 60 डेज में जब वो विपස්සना कर रही थी तो उनको शोर सुनने की आदत नहीं रही थी। और ये जो वेकेशंस में शोर आया था पहाड़ों पे, वैली पर, इसने उनकी तबीयत खराब कर दी। तो जब मैं वहां से लौटा था, मतलब इट्स माई सेकंड विपश्यना, तो जब मैं लौटा तो मैंने ये नज्म लिखी। इस नज्म का उन्वान है सुकून, ठीक है। पहाड़ों पर सुकून की खोज में जाते हुए लोगों, पहाड़ों पर सुकून की खोज में जाते हुए लोगों, कभी सोचा कहां से ला रहा है ये सुकून इतना। पहाड़ों पर सुकून की खोज में जाते हुए लोगों, कभी सोचा कहां से ला रहा है ये सुकून इतना, कि सारा बांट देने पर भी सबको कम नहीं होता। कि सारा बांट देने पर भी सबको कम नहीं होता, किसी से छीन लेने पर सुकून क्या गम नहीं होता। कि सारा बांट देने पर भी सबको कम नहीं होता, किसी से छीन लेने पर सुकून क्या गम नहीं होता। नहीं होता तो अच्छा है, नहीं होता तो अच्छा है। किसी किसी के गम जताने से, किसी के सोग करने से सुकून गर लौट आता तो सभी मातम मनाते फिर पहाड़ों पर न जाते फिर। अब मैं अपना एक्सपीरियंस लिखता हूँ जो मैंने सुना पहाड़ों पर, क्योंकि मैं विपश्यना में था, ध्यान में आवाज नहीं आती, तो जो हम लोग रात में सुनते थे उसको मैंने लिखने की कोशिश करी। मुझे आवाज आती थी पहाड़ों पर, मुझे आवाज आती थी पहाड़ों पर, कभी जब टायरों की चीख सुनता तो मैं अपने कान ढक लेता। मुझे आवाज आती थी पहाड़ों पर, कभी जब टायरों की चीख सुनता तो मैं अपने कान ढक लेता। मगर क्या मगर क्या कान ढकने से खामोशी मान जाती है, खामोशी कान खाती है। मगर क्या कान ढकने से खामोशी मान जाती है, खामोशी कान खाती है। ये कौन चीखा था, ये कौन चीखा था, किसी का यार था बीमार था या मर गया कोई। ये कौन चीखा था, किसी का यार था बीमार था या मर गया कोई। कभी सोचा वहीं के है वहां रहते हैं जो उनका, कभी सोचा वहीं के है वहां जो रहते हैं उनका, कि बस ये आकार के ब्रेकों ने कितनी नींद लूटी है। कभी सोचा वहीं के है वहां रहते हैं जो उनका, कि बस ये आकार के ब्रेकों ने कितनी नींद लूटी है। कि कैसे मांग से सिंदूर डरता है कि अब उजड़े। बहुत डेथ्स होती है रोहतांग पास पे। कि कैसे मांग से सिंदूर डरता है कि अब उजड़े, बिछड़ने से बुरा है कि बिछड़ने से बुरा है डर कि अब बिछड़े कि तब बिछड़े।
किसी की मौत के खटके में जीना रात भर मुझको। मुझे लगता है ना किसी की डेथ हो गई होगी, इसीलिए इतने सन्नाटा शोर हो रहा है। किसी की मौत के खटके में जीना रात भर मुझको बड़ा चैन करता है, वो सब बेचैन रहते हैं। पहाड़ों पर सुकून की खोज में जाते हुए लोगों, पहाड़ों पर सुकून की खोज में जाते हुए लोगों, तुम्हारा ही सुकून छीना हुआ तुमको मुबारक। एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है। तो शायर लोग हैं यहाँ पे, तो एक शायर की कहानी सुनाते हैं। आदिल हुसैन साहब अपनी आखिरी गजल सुनाने के बाद अपनी जगह पर आकर बैठ गए। भीड़ से आती हुई और पढ़िए की आवाज को उन्होंने थोड़ा सा नजरअंदाज किया, और वो जहां पर बैठे हुए थे वहीं वो जाके बैठ गए। मुशायरा खत्म होते होते सुबह हो गई थी, और बर्मिंगम के सर्दी के मौसम में आदिल हुसैन साहब को एक कप ढंग की चाय न नसीब हुई थी। जब वो नीचे उसी कॉफी शॉप में बैठकर अखबार के पन्ने पलट रहे थे, सुबह हो गई थी, तो जब वो अखबार के पन्ने पलट रहे थे तो पीछे एक मोहतरमा ने उनका एक शेर बुदबुदाया, और शेर यूं था कि वो तो मेरी नफरत के हक को भी खो बैठा होगा, वो तो मेरी नफरत के हक को भी खो बैठा होगा, जब अपने हाथ पर उसने किसी का नाम लिखा होगा। ये जो लाइनें थी ये जानी पहचानी थी। आदिल हुसैन साहब खड़े हुए और पीछे मुड़े। उनके सामने एक 50-60 की उम्र का एक बुजुर्ग चेहरा था। उन्होंने इस चेहरे को कहीं देखा था। वो जितनी देर में समझ पाते कि चेहरा कौन है, इतनी देर में उस चेहरे ने आदिल हुसैन साहब को एक अच्छी चाय की पेशकश दे दी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको इस सर्दी के मौसम में ढंग की चाय ना मिली थी, तो इसलिए वो इस पेशकश को ठुकरा ना पाए। जब आदिल हुसैन साहब उन मोहतरमा के साथ उनकी गाड़ी में जा रहे थे, तो रेडियो पर चलती हुई मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग फैज की जो गजल थी, उसमें वो खोए हुए थे, और वो ये सोच रहे थे कि आखिर मैंने इन मोहतरमा को कहाँ देखा है। पार्क लेन के आखिरी घर में जाकर जब गाड़ी रुकी, तो मोहतरमा उन्हें बड़े अदब के साथ अंदर ले गई। घर का दृश्य देखने लायक था। पूरा घर आदिल हुसैन साहब के द्वारा लिखी हुई किताबों से सजाया गया था। जितनी देर में आदिल हुसैन साहब कुछ समझ पाते, मोहतरमा अपने एक दराज से एक किताब निकाल के लेकर आई और उनको एक किताब थमा दी और कहा कि ये आपके द्वारा लिखी हुई सबसे खूबसूरत किताब। अब वो वहीं काउच पर बैठ गए और उसी किताब के पन्ने पलटने लगे, और मोहतरमा अंदर चाय लेने चली गई। जब वो उस किताब के पन्ने पलट रहे थे, तो उनकी निगाहें एक शेर पर जाकर अटकी, और उस शेर पर लाल रंग से गोला बनाया गया था। उस शेर को पढ़कर उन्हें सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। जब मोहतरमा इस बार लौटी, तो चाय की केतली के साथ साथ उनके हाथ में एक डायरी भी थी। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, आदिल की जानिसार। दोनों ने चाय खत्म की और दोनों अपने घर की तरफ जाने लगे। मतलब आदिल हुसैन साहब वापस अपने होटल में आने लगे। तो उठने चलते चलते वक्त आदिल हुसैन साहब ने मोहतरमा से पूछा कि तुम्हारी डायरी के सारे पन्ने खाली क्यों हैं। तो मोहतरमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ऊपर वाले ने शायद मेरे हिस्से में स्याही नहीं दी है, दिए हैं तो पन्ने, कुछ खाली पन्ने। एक लास्ट पोइट्री सुनाऊंगा, फिर मैं जगह लूंगा। मुझे पता है मैं बहुत खा रहा हूँ आप लोगों को। तो इस नज्म का, क्योंकि मैं राइट विंगर नहीं हूँ, मैं थोड़ा लेफ्ट में क्रांति वाला आदमी हूँ। मैं नसे काट के क्रांति लिखने में विश्वास रखता हूँ। तो हाँ, तो मतलब मैंने मतलब रोमांटिसिज्म से मुझे बड़ा प्यार भी है और बड़ा इरिटेशन भी होती है। यहाँ पे अगर कोई डीयू में पढ़ता होगा तो उन्होंने आर्ट को बहुत रोमांटिसाइज कर दिया, और वो मुझे बड़ा बुरा लगता है। इतना आर्ट को रोमांटिसाइज नहीं करना होता। तो बस, तो उनकी एक नज्म थी कि प्यार को मतलब एक रिवोल्यूशनरी के लिए प्यार क्या है, उसके लिए मैंने लिखी थी कि कुछ यूं तुम्हारे कांधे पे बसर हो रही थी मेरी जिंदगी। अब किसी को जाना पड़ा उसकी वजह से,
ये जो महिला है, ये जो फीमेल है, ये एक नज्म लिख रही हैं। वो नज्म है ये: कुछ यूं तुम्हारे कांधे पे बसर हो रही थी मेरी जिंदगी कि मैं भूल चुकी थी सपने देखना, नंगे पैर घास पर चलना, लेट कर आसमान के तारे गिनना, मगर तुम्हें लौटना पड़ा। तुम्हें लौटना पड़ा क्योंकि तुम्हारे जाए बगैर लाल आंधी का गुबार रुक ना सकता था। तुम्हें लौटना पड़ा क्योंकि तुम्हारे जाए बगैर उन लोगों की खबर कोई ना लेता जिनके अपनों को जिंदा जलाया गया है। लोग तुम्हें इश्क में बागी कहेंगे, मगर तुम घबराना नहीं। लोग तुम्हें इश्क में बागी कहेंगे, मगर तुम घबराना नहीं। मैं सपना समझकर तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी, तुम भूल जाना नहीं। जब लोग पूछेंगे मुझसे तुम्हारे बारे में, जब लोग पूछेंगे मुझसे तुम्हारे बारे में, मैं इस राज से पर्दा उठाऊंगी। जब लोग पूछेंगे मुझसे तुम्हारे बारे में, मैं इस राज से पर्दा उठाऊंगी। मैं समाज को समाज का आईना दिखाऊंगी कि क्यों क्यों तुम्हें अपने प्यार का गला यूं घोटना पड़ा, और क्यों क्यों तुम्हें लौटना पड़ा। बहुत